Hello everyone, welcome back to your chemistry class. So we have already done two colligative properties and this is the time for the third one. Our third colligative property is depression of freezing point. I guess it is visible to you. Yes, depression of freezing point. First of all, what is depression? Depression basically means mental depression. No. Depression actually means lowering in something. Like when we talk about normally in medical terms, like someone is saying that I'm suffering from depression. Depression means that lowering in that energy levels. Similarly, depression means lowering. And in this, we are going to study about lowering in freezing point. Before moving ahead, let me tell you guys that what happens at freezing point. मैम बहुत सिंपल है, फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन उनको साइंटिफिक टर्म्स में क्या कैसे बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है बच्चे? होता ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे फ्रीज होते हैं. ठीक है, वो तो फ्रीज होते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होगी फ्रीजिंग पॉइंट की? वो टेम्परेचर जिसपे जो लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज सॉलिड फेज के क्या है, इसके साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है. मैम ये तो बहुत थोड़ा क्या, बहुत 0.000 समथिंग समझ में आया है. बच्चे आपने देखा होगा, जैसे मैं किसी भी छोटे बच्चे से पूछती हूँ कि आप मुझे ये बता दो कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. एवरी वन ऑफ यू नोज इट कि भाई पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस होता है. वाटर का क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट. अभी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं 1 बॉल ऑफ वाटर लूँ, एक बॉल वाटर लूँ, क्या 0 डिग्री सेल्सियस करने पे वो जो ना 1 बॉल ऑफ वाटर लिया है वो कुछ सारा का सारा सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगा? नो. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, एज सुन एज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज अचीव्ड, वो जो बाउल होगा ना, बाउल में यू विल ऑब्जर्व कि कुछ तो सॉलिड है और कुछ हमारा लिक्विड वाटर है, लाइक सॉलिड आइस भी और लिक्विड वाटर भी है. तो एट दैट मोमेंट वो क्या होता है, जो सॉलिड आइस होती है और लिक्विड वाटर होता है वो आपस में क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोले तो मतलब जो लिक्विड होता है जिस स्पीड से सॉलिड में चेंज करता है, सॉलिडिफिकेशन होता है लिक्विड का, उसी स्पीड से, यानी कि जो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन है वो किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ मेल्टिंग के इक्वल होता है. मेल्टिंग जो सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चे मेल्टिंग, या फिर उसको हम एक और नाम से जानते हैं फ्यूजन. हाँ, और जो लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं सॉलिडिफिकेशन. लेट मी मेंशन दीज टर्म्स है. जो हमारा लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, ये एरो स्टाइल है ना, तो उसे कह देते हैं सॉलिडिफिकेशन. ओके मैम. और जब सॉलिड हमारा लिक्विड फेज में चेंज होता है बच्चे, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन. फाइन. ओके, ये वो टेम्परेचर होता है. मैम आपने पिछली वीडियो में बताया था कि जो बॉइलिंग होती है, जो स्टेट ऑफ बॉइलिंग होती है, वो उसमें क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर के, तब हम कह देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब हम कह देते हैं कि इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ बॉइलिंग. तो ऐसी कोई डेफिनेशन है फ्रीजिंग की? यस बच्चे है. तो लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. फ्रीजिंग में क्या होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड विद इट. फ्रीजिंग में ये होता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है ना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के. 1 सेकेंड मैम, लिक्विड का वेपर प्रेशर आपने हमें बहुत बार बताया था. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी बताया आपने हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी बताया आपने हमें. इनफैक्ट राउल्ट्स लॉ में भी हमें बताया था कि वेपर प्रेशर लिक्विड का कैसे पता करते हैं. लेकिन सॉलिड का वेपर प्रेशर, ये तो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही बात बच्चे. ये ना
साइंटिफिकली डिफाइंड जो टर्म होती है, साइंटिफिकली डिफाइंड जो स्टेटमेंट है फ्रीजिंग की, वो यही है। तो अगर मैं आपको इसको समझाने पे आऊँ तो वेपर प्रेशर को आप क्या लगा सकते हो, करेंसी लगा सकते हो। कैसे समझ सकते हैं, मॉलिक्यूलर करेंसी समझ सकते हैं। मॉलिक्यूलर करेंसी बच्चे, एज यू नो दैट लिक्विड कैन इजीली पास थ्रू इट्स मॉलिक्यूल्स, लाइक बहुत इजीली मूव कर सकता है, इसके पास काफ़ी काइनेटिक एनर्जी होती है, एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास ज़्यादा करेंसी है, ज़्यादा पैसे हैं झूला झूलने के। वेयर एज सॉलिड क्या होता है हमारे पास, सॉलिड के पास जो वेपर प्रेशर है, अगेन मॉलिक्यूलर करेंसी जिसे हम बोल रहे हैं, इसके पास कम पैसे होते हैं, ये इतना नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है अपनी मीन पोजीशंस पे इसके मॉलिक्यूल्स। हाँ जी बिल्कुल। और साथ में एक और बात होती है कि जो ये वेपर प्रेशर है लिक्विड का, अब मैंने एक बात स्टार्टिंग में भी बताई थी आपको, ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये बात कवर हो रही है कि विद टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वेपर्स क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये बात तो मैम आपने बहुत बार बता दी। तो जब हम टेम्परेचर को लोअर करते हैं, लोअर करने पे क्या होता है, इसकी मॉलिक्यूलर करेंसी जो कि इसकी फ्रीडम थी ना लिक्विड की इधर से उधर मूव करने की, वो कम हो जाती है। और जब हमारे सॉलिड के अपने ये सॉलिड काउंटर पार्ट के इक्वल आ जाती है ना, उस फेज को, उस स्टेट को हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं फ्रीजिंग हो रही है। आया आपको समझ में? ठीक है मैम, जो आपने बताया हमें समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर करेंसी के चलते हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमने ना डे टू डे लाइफ में कभी वेपर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया सॉलिड के। बच्चे करोगे आप एक्सपीरियंस, जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे आपने आइस क्यूब्स लिए, आइस क्यूब्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर आप उन आइस क्यूब्स को लेके एक बॉल में डाल के फ्रीजर में रख दो उन्हें, और फ्रीजर में देखोगे तो जितना ज़्यादा टाइम जाता जाएगा ना, जितना उसका टेम्परेचर लोअर होता जाएगा, तो वो जो आइस क्यूब्स का साइज है वो छोटा होता चला जाता है। हालांकि देयर इज नो लिक्विड इन द बॉल, बट उसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। कैसे हो गया वो बच्चे, सॉलिड जो है सबलाइम हो गया गैशियस फॉर्म में, इसीलिए उनका साइज छोटा हो गया। ओ दैट मीन्स सॉलिड्स डू मेक वेपर्स, और वेपर्स बनाते हैं तो वेपर प्रेशर भी होगा। हाँ जी, अब आपको समझ में आ गया है। अब बच्चे, जैसे कि मैंने बॉइलिंग के टाइम पे बताया था कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तब क्या होता था, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इंक्रीज कर जाता था, बिकॉज देयर वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के केस में देयर इज डिप्रेशन। अब एक वॉलेटाइल हमारा सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, दैट मीन्स उसके पास जो एनर्जी है, मॉलिक्यूलर करेंसी है, वो बहुत ज़्यादा है किसमें, वेपर्स में चेंज होने की। हाँ जी बिल्कुल। अब वेपर्स में चेंज होने की अगर उसकी मॉलिक्यूलर करेंसी ज़्यादा है, तो उसकी करेंसी को कम करने के लिए, किसके, वेपर प्रेशर के इक्वल, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, डाउन करना पड़ता है। चलो, आपको इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब जब टेम्परेचर डाउन होता है तब इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ फ्रीजिंग। हाँ जी, तो फ्रीजिंग में क्या होता है, वो सॉलिड में चेंज होता है, सॉलिड के वेपर प्रेशर में इक्वल, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आने के लिए उसको फ्रीज होना पड़ता है। अब जो ये मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया है हमने, तो ये क्या हो जाएगा, अपना क्रिस्टल लैटिस में फॉर्म हो जाएगा, सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस में। तो कुछ इस तरह का क्रिस्टल लैटिस बनेगा कि मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में। देखो ऐसे जुड़े होते हैं, क्योंकि ये मूव तो कर नहीं सकते, है ना बच्चे, ये मूव कर नहीं सकते। अब सपोज मैंने ऐसे कर दिया, ये बना दिया, आपस में जुड़े होते हैं कि मतलब जैसे एक रूम है, रूम आप इमेजिन करो और उसके चारों तरफ बॉल्स लगा दो, मतलब हर एक कोने में बॉल्स लगा दो, हर एक कोने की बॉल आपस में टच कर रही है। जैसे कि यहाँ पे मैं दो दिखा देती हूँ कि ये आपस में टच कर रही है, और ये क्या है, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन। लेकिन ये तो था प्योर सॉल्वेंट का केस। हालांकि ये आपको याद नहीं करना, जस्ट टू एक्सप्लेन आई एम ड्राइंग दिस। अब क्या हुआ, जब हमने प्योर सॉल्वेंट में, अब इस केस में मैं क्या करती हूँ, प्योर सॉल्वेंट में मैं ऐड कर देती हूँ प्लस
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब वो क्या करेगा, अब इनको क्या है, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में बनने नहीं देगा। जैसे कि अब ये दोनों जुड़ रहे थे, देयर वॉज नो स्पेस इन बिटवीन। अब ये क्या करेगा, सॉरी मैंने गलत पेन यूज कर लिया, जैसे ये सॉल्वेंट है, एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का इधर है। अब सॉलिड की फॉर्म में आने के लिए देयर शुड बी नो स्पेस इन बिटवीन देम, लेकिन अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गया है ना, तो वो क्या करेगा, वो इनके बीच में आ जाएगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। उसकी वजह से क्या हुआ, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन नहीं हुई। अब फ्रीज करने के लिए, इसके स्पेस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके टेम्परेचर को और भी कम करना पड़ेगा। इसका मतलब जो फ्रीजिंग पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही थी, उससे भी कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और नीचे गिर गया। देयर इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? As I told you that there is depression in the freezing point on adding non-volatile solute. That means जो freezing point था पहले ज़्यादा था, मतलब एक हायर टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा था, अब और भी लोअर करना पड़ रहा है टेम्परेचर। जो डिप्रेशन है यानी कि जो डिफरेंस है उनके बीच का, वो ये आएगा। अब बच्चे हमने पढ़ा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि एक पर्टिकुलर वॉलेटाइल सॉल्वेंट था, वो जो प्योर स्टेटमेंट था, तब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे था। लेकिन अगर उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया तो अब उसका टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट जो है और भी नीचे गिर गया है। तो जो हमारा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो किसके इक्वल आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज़्यादा होगा, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इन विच नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। मतलब वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितनी कंसंट्रेशन लिया हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की। दैट मीन्स ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन मीन्स number of quantity of a given solute in a given amount of solvent or solution। कंसंट्रेशन टर्म्स तो हम किसी बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में लिया था, यहाँ पे हम जो कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम मोलैलिटी लेते हैं। वो हम मोलैलिटी लेते हैं। और मोलैलिटी क्यों लेते हैं, हमने पिछली क्लास में भी स्टडी किया था, बिकॉज मैम इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके जब हम इस क्या नाम है, इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, तब हमारा क्या आ जाता है, तब हमारा आता है कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इन दिस केस इज नोन एज KF। व्हाट इज KF? KF इज बेसिकली cryoscopic constant। KF is basically cryoscopic constant or molar depression constant। More appropriate term is cryoscopic constant। Cryoscopic constant। Cryoscopic constant और molar डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। Students, sometimes in your boards it is asked that define cryoscopic constant। So it is very easy to define. How? Ma'am, cryoscopic constant is defined as the depression in the freezing point of a solution in which non-volatile solute is added when the molar concentration of that particular solute is 1 molar। Okay students, it is very easy. Moving ahead,
अब जब हम ग्राफ की बात करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ को, तो हमें पता है कि जब प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर इतना आएगा। और जब सोल्यूशन की बात आती है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का केस है, जो कि हमारा क्या है, फुल्ली वॉलेटाइल है, प्योर सॉल्वेंट। ये हम वॉलेटाइल लेके चल रहे हैं इसे, वॉलेटाइल। और जब हम मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देती हूँ, इसको सोल्यूशन बना, तो जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैम, जब नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि वो उसकी बाउंड्री पे चिपक जाता है और उसको वेपर्स बनने नहीं देता है। तो ये होता है सोल्यूशन का। सोल्यूशन में क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर तो कम ही होगा उसका। हाँ जी बिल्कुल। अब होता क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल आ जाता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तब वो क्या हो जाता है हमारा, तब वो हमारा हो जाता है फ्रीजिंग स्टेट, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा तब कहलाता है हमारा। जैसे कि अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, कौन से पेन से करूँ, हाँ रेड से कर देती हूँ। अगर ये होता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ये हमारा वेपर प्रेशर है सॉलिड का। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है, तो मैं इसको एक्सट्रापोलेट करती हूँ एक बार। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है फ्रोजन, सॉलिड यानी कि फ्रोजन सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट। अब मैंने ये बताया था आपको, जब सॉलिड का वेपर प्रेशर हमारे लिक्विड के बराबर आ जाता है तो उसे हम कह देते हैं फ्रीजिंग हुई है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट कहलाया जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जो इसका वेपर प्रेशर वो इक्वल आ गया ना सॉलिड के वेपर प्रेशर के, तो ये प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का। और ये होगा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। आपने देखा ना कि ये कम हो चुका है अब। और ये जो होता है, ये होता है डिप्रेशन, यानी कि डिफरेंस जो होता है ना, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चे, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। बिफोर गोइंग टू द एप्लीकेशंस, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि एनसीईआरटी में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की एक इक्वेशन दी हुई है। अभी जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसको इस इक्वेशन के थ्रू डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी में। अब बच्चे, ये ना आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ इट इज़ समथिंग टू टेक टेंशन, कि मतलब इतना सारा कैसे करेंगे। बच्चे, इट इज़ वेरी सिंपल, लेट मी एक्सप्लेन। जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब ये देखो, बहुत ईजी है, बताती हूँ मैं। जितना ज़्यादा मोलर मास होगा, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को, जितना ज़्यादा मोलर मास होगा हमारे सॉल्वेंट का, उतना ज़्यादा केएफ की वैल्यू। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा मोलर मास है ना, तो इसका मतलब थोड़ा सा भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन शो कर देगा हमारे फ्रीजिंग पॉइंट में। और ये जो है, ये टीएफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जितना ज़्यादा इसका स्क्वायर होगा, जितना ज़्यादा टीएफ होगा ना, टीएफ की वैल्यू होगी उसके स्क्वायर के, वो उतना ही ज़्यादा स्मॉल, जितना कम अमाउंट लेंगे और ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो जितना छोटा अमाउंट भी लेंगे ना हम अपने उसका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा। और ये जो होता है डेल्टा फ्यूजन एच, इसका मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये होता है कि जो हमारे सॉल्वेंट की है वो आपस में जुड़े रहने की कितनी टेंडेंसी है। अब जुड़े रहने की टेंडेंसी कितनी है, तो ये होता है इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना, एक ग्लू की तरह काम करता है कि चिपका रहेगा। वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की डिप्रेशन शो कर सके, मतलब सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो कर सके, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है ना केएफ के। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा तो केएफ की वैल्यू कम, और केएफ की वैल्यू कम मतलब हाँ, अगर हमें डिप्रेशन ज्यादा शो कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मोलैलिटी वाली टर्म है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ेगी, जब हम अपना क्वांटिटी को बढ़ाएंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की को। और जो आर होता है, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। 1000 इसलिए क्योंकि हम मोलर मास को ग्राम्स में लेते हैं और मोलैलिटी को हम केजी में लेते हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया।
अच्छा मैम, आपने इतना सब एक्सप्लेन किया, लेकिन इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आता है? बहुत काम आता है बच्चे। अब जैसे कि जो एक कोल्ड कंट्रीज होती हैं, ये अपने रोड्स को ना स्प्रिंकल कर देती हैं, किससे? या तो NaCl से या कैल्शियम क्लोराइड से। उसकी वजह से क्या होता है? ये होते हैं बच्चे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब जब वहां पे बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो वहां पे बर्फ नहीं जमेगी और जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक नहीं होगा, ट्रैफिक जैम नहीं होगा। क्यों नहीं जमेगी वही बर्फ? क्योंकि जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वो लोअर कर दिया किसने? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने। डिप्रेशन ला दिया ना उसके फ्रीजिंग पॉइंट में। साथ में जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, उनके जो रेडिएटर्स होते हैं, वो उनमें तो जो पानी होगा वो तो जम के क्रैक कर देना चाहिए हमारे इंजन, वो जो गाड़ी के इंजन को। पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर एंटी फ्रीज ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो फ्रीज नहीं होता है। और ऐसे ही बहुत सारी एप्लीकेशंस है, एंड दैट्स व्हाई दिस मेक्स आवर केमिस्ट्री वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।